दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे जो आगामी सभी परीक्षा होने वाली जो है यानी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने के पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये पीडीएफ मेरे द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ थी सरयू नहर को लेकर के। सरयू नहर का जो उद्घाटन किया गया 11 दिसंबर 2021 को किया गया। तो आप डेट भी याद रखिएगा क्योंकि अब सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा या स्टेटमेंट डाल दिया जाएगा कि इसे दिसंबर 2021 में उद्घाटन हुआ या फिर जनवरी 2022 में हुआ, कुछ भी ऐसे डाला जा सकता है। तो सरयू नहर का उद्घाटन 11 दिसंबर 2021 को किया गया और इसकी अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इसकी न्यू 1978 में ही डाल दी गई थी। 1978 यहाँ इंदिरा गांधी गलत लिख दिया गया है, इसको काट दीजिएगा। तो ये शुरुआत 1978 ईस्वी में ही शुरू हो गई थी। आगे देखिए, अब इसमें जो सरयू नहर है, इस सरयू नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया, उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन बलरामपुर से, यूपी के बलरामपुर से इसका उद्घाटन हुआ है। इस नहर से फ़ायदा क्या होगा? इस नहर के माध्यम से जो क्षेत्र सिंचित क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आएगा वह कितना 14.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से ज़िले हैं तो ध्यान रखिएगा। ये आपका नेपाल बॉर्डर टच करता है, तो हमने नेपाल से बॉर्डर टच करने वाले ज़िलों को बाई ट्रिक याद करवाए थे। सारे ज़िले यहाँ पर भी वो आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फिर से आपको ये बताना यानी स्टार्ट किए हैं। तो कौन कौन से ज़िले, तो इसकी जो पीछे की हम ये बता चुके हैं ट्रिक से कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं दूसरे राज्यों या दूसरे देशों के साथ, उनको आप प्लेलिस्ट में वीडियो जा कर के देख लेना। तो हमने यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं। तो पहले क्या होगा, यहाँ शुरू करें, पिया, खाया, बहरा, साला, बल से महाराज। इतने ज़िले हैं जो किसी नेपाल से बॉर्डर टच करते। आप कैसे याद रखोगे? आपकी शादी हो गई है, आपका साला आया हुआ है आपके घर, तो आप उससे क्या कह रहे हो? पहले उसको यानी क्या करोगे? पानी जलपान करवाओगे। तो पिया जलपान का मतलब पानी पिया, पिया फिर खाना खाया यानी पिया खाया। और बहरा था यानी वो क्या, उसका एक दोस्त क्या बहरा है। और दूसरा बल, बल उसके पास लेकिन बहुत है, बल से महाराज। तो ये बाकी ट्रिक बन गई। इससे आपका क्या हो गया, नेपाल से जो बॉर्डर टच करते वो आपको याद हो गए। कौन? पिया, खाया, बहरा, साला, बल से महाराज। इस शब्दों पे ध्यान दीजिए। पिया पीलीभीत, खाया लखीमपुर खीरी यानी खीरी खाया, पिया खाया, बहरा बहराइच। और उसके बाद बल से श्रावस्ती, बल से यानी बल से बलरामपुर, से श्रावस्ती। और महाराज, महाराज से महाराजगंज। तो कौन कौन इसमें ज़िले आ गए? इसमें अगर बात किया जाए तो कौन कौन ज़िले आ गए? तो इसमें आइए, यहाँ पीलीभीत को हटा देना, पिया खाया यानी आपका कौन हो गया? यहाँ कौन कौन ज़िले इसमें आपके शामिल हैं? 9 ज़िले इसमें शामिल हैं। तो ये वाली आप ट्रिक याद करिएगा। इतने ज़िले हमने कहा नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं। तो पिया खाया बहरा, बहराइच से शुरू करिए, बहराइच, श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर और उसके बाद फिर आपका कौन? महाराजगंज। यानी शुरू के 2 ज़िले हटा दीजिए तो ये आपके कितने हो जाएंगे? यानी 1 2 3 4 5 ज़िले आपके इसमें हो जाएंगे। 5 ज़िले इसमें शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 ज़िले शामिल हैं किसके? यानी जो ये सरयू नहर है इसमें सिंचाई का फ़ायदा इन 5 ज़िलों के द्वारा उठाया जाएगा। लेकिन इसी के साथ जो अभी 2 और ज़िले बता रहे थे यानी पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, इनको शामिल कर दो तो आपका स्टैटिक वाला जीके तैयार हो जाएगा, नेपाल से बॉर्डर टच करने वाले ज़िले।
तो कौन कौन हो गए? बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। तो ये आपके, इसके बाद बस्ती और गोंडा, दो और याद रखिएगा अलग से, बस्ती गोंडा, और दो और हैं, दो और कौन है? गोरखपुर है और संत कबीर नगर है। संत कबीर नगर यानी संत कबीर नगर और गोरखपुर, टोटल 9 जिलों में इसके माध्यम से सिंचाई होगी। अब इसमें किया क्या जाएगा? तो जो यूपी में घाघरा नदी को किससे किससे कनेक्ट किया गया? तो समझिएगा, घाघरा नदी का जल सरयू का राप्ती का रोहिणी और रोहिती का बाणसागर, यानी इतनी नदियों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। 5 नदियों को आपस में कनेक्ट किया गया। घाघरा को सरयू से, सरयू को राप्ती से, राप्ती को रोहिणी से, रोहिणी को बाणसागर से कनेक्ट किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। अगला यूपी की दृष्टि से अगला जो इम्पॉर्टेंट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 है। इसे फसाई के द्वारा जारी किया जाता और ये कौन तीसरी बार जारी किया गया। इसमें इम्पॉर्टेंट है यूपी की दृष्टि से यूपी का स्कोर कितना है, स्कोर भी याद रखिएगा, और यूपी को कौन सी इसमें रिपोर्ट यानी कौन सा रैंक इसमें प्रदान किया गया। तो यूपी को 5वीं रैंक इसमें प्रदान की गई और यूपी का स्कोर 59 है। बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ केवल यूपी की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शहरी सूचकांक हुआ डैशबोर्ड 2021-22 से जारी किया गया। पहला तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें क्या किया गया कि जो 56 अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनको 77 संकेतक के आधार पर जारी किया गया है और इसमें 77 संकेतक में 15 तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 हैं उनमें से 15 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को शामिल किया गया और 46 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत उपलक्ष्य हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो प्रथम स्थान तो शिमला को मिला है, दूसरा स्थान कोयम्बटूर को मिला और तीसरे स्थान पे 2 हैं, पहले पे शिमला, दूसरे पे कोयम्बटूर और तीसरे पे चंडीगढ़ व तिरुवनंतपुरम। उससे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा अब यूपी वाला है। यूपी में किसको कौन सा इसमें रैंक मिली है, इसको बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो यूपी के यहाँ देखते हैं शहरों को, लखनऊ 36 रैंक मिली है लखनऊ को। लखनऊ के आगे है कानपुर में 2 और ऐड कर दो, 38 रैंक मिली है। 38 रैंक उसके आगे जाओगे तो गाजियाबाद को यानी पहले हम 2 ऐड किए थे और इसमें 3 ऐड कर दो तो 38 3 कितना 41 हो जाएगा। तो 3 आपके यहाँ लखनऊ से चले जाइए कहाँ, पश्चिम की ओर, तो 3 यहाँ से याद हो गए, यानी लखनऊ कानपुर के बाद सीधे गाजियाबाद रुकिएगा। तो 36 38 41, लखनऊ 36, कानपुर 38, गाजियाबाद 41, यहाँ तक याद हो गए। अब गाजियाबाद से सीधे आप पहुँच जाइए कहाँ, प्रयागराज। अब यहाँ आइए प्रयागराज 42 और प्रयागराज के आगे बनारस तो वाराणसी 46 यानी 42 इसका है, इसका 46 है, 46 4 का गैप है। उसके बाद फिर आइए यानी ये आपका 2 इधर याद करिए। तो कौन कौन हो गए फिर से आपको अगर एक बार फिर से रिपीट करें, 36 और 36 के बाद हमने कहा 2 38 41, 3 ऐसे लिख लीजिए। 36 पे लखनऊ है, 38 पे कानपुर है, 41 पे कौन है, 41 पे गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बाद कहा हमने अब पूरब में चले जाइए तो 36 यानी ये कितना 38 41 हुआ था। 42 पे कौन है, 42 पे है इलाहाबाद, 42 पे इलाहाबाद यानी प्रयागराज 42 पे है और 42 4 46 पे है बनारस वाराणसी 46 पे है। उसके बाद फिर आपके 2 बचे तो 2 को ध्यान रखिएगा, 49 और 55। 49 है आगरा का और 55 है मेरठ का। 49 आगरा और 55 है मेरठ का। तो ये आपके याद हो गए होंगे। ऐसे ये बिल्कुल इनको रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 36 पे एक बार पूरे रिपीट करते, 36 पे लखनऊ, 38 पे कानपुर, 41 पे गाजियाबाद, 42 पे प्रयागराज, 46 पे बनारस वाराणसी, 49 पे आगरा के आगे मेरठ, तो 49 पे आगरा और उसके बाद फिर 6 का गैप है, 49 पे आगरा, 56 पे मेरठ रैंक प्रदान की गई है।
इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन बनाएगा भी नहीं। अगला, उभरते सितारे कोष। उभरते सितारे कोष का उद्घाटन माननीय निर्मला सीतारमण के द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका उद्घाटन लखनऊ से हुआ है। ये एक प्रकार का वैकल्पिक निवेश कोष है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कोष है, जिसमें एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसे शुरुआत की गई है। और इसमें 2 बैंक इसमें हैं, एक एग्जिम बैंक है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, दूसरी सिडबी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जिम कहा जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में स्थापित की गई। इसमें शुरुआती फंड कितना है तो 250 करोड़ रुपये का शुरुआती फंड आवंटित किया गया है। अगला, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया गया और ये पूछेगा कहाँ किया गया तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 में किया गया और इसका उद्घाटन झांसी उत्तर प्रदेश में झांसी में किया गया क्योंकि झांसी में ही डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश के झांसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा, तो उसी के अंतर्गत इसे झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया। झांसी में कहाँ तो झांसी के गरौठा में इसका उद्घाटन किया गया और ये 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगला, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021, ये बनारस में वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया और यहीं कहाँ तो यहाँ पर है दीनदयाल हस्तकला संकुल। दीनदयाल हस्तकला संकुल यहाँ पर बनारस आया है, तो वाराणसी में रुद्राक्ष इसका भी यहीं कन्वेंशन सेंटर का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया और ये जापान के सहयोग से निर्मित किया गया है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से यहीं ये निर्मित किया गया। अगला और इम्पॉर्टेंट क्या है, यानी वाराणसी आया है तो वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है, इसी चावल का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है वो क्षेत्रीय कार्यालय यहीं बनारस में खोला गया है, बनारस में यहीं खोला गया है। तो इसके अलावा बनारस से रिलेटेड एक आपकी बुक भी लिखी गई है, डेथ इन बनारस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा डेथ इन बनारस ये किसकी लिखी गई बुक है। डेथ इन बनारस इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी पुरुष 2021 का आयोजन किया गया। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूपी ने जीता है और यूपी ने किसको पराजित किया तो चंडीगढ़ को पराजित किया गया है। तो 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी पुरुष 2021 पूछे तो यूपी ने जीता है और किसको पराजित किया है? चंडीगढ़ को पराजित किया है। अगला, ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा तो ये ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र अर्थात ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसी को विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए केंद्र स्थापित किया गया और ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में, और इसका उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। यहीं पर याद रखिएगा डिफेंस एक्सपो जो 2020 वाला हुआ है ये कहाँ किया गया? लखनऊ में उसका आयोजन हुआ। इसके बाद जो 2021 में होना था वो गुजरात में होना था, लेकिन कोरोना के चलते उसको स्थगित कर दिया गया था। तो अभी लेटेस्ट जो डिफेंस एक्सपो है वह 2020 का है और कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। उसको भी आप लखनऊ से ध्यान रखिएगा। यहीं पर लखनऊ में कई अन्य सेंटर स्थापित हैं जिनमें से आप जो इम्पॉर्टेंट हैं वो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद पूछ लिए तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ने उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद वो भी कहाँ स्थित है? यहीं लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में ही CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में स्थित है और लखनऊ में ही बोटोनिकल प्लांट गार्डन जो बोटोनिकल गार्डन है ये प्लांट वाला ये भी लखनऊ में ही स्थित है। अन्य चीज़ें स्टैटिक जब हम करवाएंगे लखनऊ यानी यूपी का तो वहाँ पर मेरे द्वारा डिस्कस कर दिया जाएगा। आगे आते हैं
ये इसमें देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश का जो डास्प है, डास्प को ही बोलते हैं डाइवर्सिफाइड और ये से एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट ये किसके माध्यम से शुरू किया गया है? तो यूपी सरकार विश्व बैंक की मदद से इसको शुरू किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विश्व बैंक की मदद से इसे शुरू किया गया। इसमें किया क्या जाएगा? इसमें जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ यानी सतत कृषि समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, को प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। और इसमें रोजगार सृजन पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा, जिससे कि भारत में गरीबी को दूर किया जा सके, गरीबी उन्मूलन भी हो सके। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया और इसके लिए बाकायदा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट की स्थापना की गई है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट की स्थापना की गई। इसमें कई फेजेज में ये अब शुरू किया गया है। तो फेज नंबर 1 की शुरुआत 23 सितंबर, डेट भी याद रखिएगा, 23 सितंबर 1998 में शुरू की गई और इसका जो यूनिट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट लगाया गया है वह लखनऊ में स्थापित किया गया है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका गठन 2017 में जब पहली बार योगी सरकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल का गठन किया गया तब इसका निर्माण किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया। उद्देश्य क्या था? 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाए। कैसे? इसी के संबंध में इसे निर्मित किया गया है। इसके आयोग जो उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग है, इसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो सदस्य हैं नरेंद्र तोमर, ये देख लीजिए कि क्या नाम है, लेकिन उनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? यानी इसमें क्या क्या किया जाएगा? कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन, रेशम पालन इत्यादि पे प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। इन्हीं के क्षेत्र को में कैसे सस्टेनेबल सतत वृद्धि सुनिश्चित किया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया है। इसमें विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों में टिकाऊ और समान कृषि विकास को सुनिश्चित करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा, जिसके लिए कौन कौन सी नीतियां हों, बृहद व सूक्ष्म नीतियां क्या अपनाई जाए, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर इसी में और क्या किया जाएगा? तो एक कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे हो, फसलों के बेहतर भंडारण की व्यवस्था हो और डिस्ट्रीब्यूशन की हो, खेती से होने वाले आय में जो गिरावट होती है उसके लिए कौन कौन से आखिरकार कारक हैं, क्यों किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही या किसानों की आय नहीं ज़्यादा हो रही, उसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उसको इसमें ध्यान दिया जाएगा। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन व स्थिरता, स्टेबिलिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसानों की एक निश्चित आय सतत रूप से आगे बढ़ती रहे। इसके अलावा खाद, बीज, कीटनाशक का समुचित दोहन व उपयोग पर भी बल दिया जाएगा। मिट्टी की सेहत के सुधार के संबंध में उपाय भी इसके अंतर्गत सुझाए जाएंगे। इसके अलावा भूगर्भ जल का कम से कम, अंडरग्राउंड वाटर का कम से कम उपयोग हो ताकि जो भूमिगत जल है उसका दोहन, अंधाधुंध दोहन रोका जा सके। तो ये कृषि पशुपालन और कृषि समृद्धि आयोग इम्पॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान की स्थापना यानी की गई। तो इसको लेकर के न्यूज़ थी। आखिरकार इसको क्यों ये न्यूज़ में था? तो क्योंकि यह एज कॉलेज इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, लेकिन जो विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया तो 2001 में दिया गया। कब दिया गया? कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, लेकिन इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2001 में दिया गया। ये कहाँ स्थित है? ये मथुरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कौन गए हुए थे? मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। अगला, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय। तो इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन। कब? डेट याद रखिएगा, 2 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। कब? 2 जनवरी 2022 को उद्घाटन किया गया और ये मेरठ
कहाँ, मेरठ जिले में स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये 91.38 एकड़ में स्थापित होगा और इसकी लागत 700 करोड़ आएगी। ये उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी होगा, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। भारत का अगर पूछा जाए पहला खेल विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था तो 2018 में कहाँ, मणिपुर में स्थापित किया गया था। अगला, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया। ये इसको स्थापित तो ये पहले से था, लेकिन न्यूज में क्यों आया, क्योंकि इसे रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 23 मई 1990 में, कब, 23 मई 1990 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल इसका 10.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये 2 गोखुर झील आक्सबो लेक से निर्मित है। एक को पार्वती बोलते हैं और दूसरे को अर्गा बोलते हैं। तो पार्वती अर्गा 2 गोखुर झील पार्वती व अर्गा से निर्मित है। इसे रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया तो 2 दिसंबर 2019 को इसे भारत के 42वें स्थल के रूप में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ है पार्वती अर्गा, तो ये गोंडा में है। कहाँ है, ये गोंडा में है। याद कैसे रखोगे, आपको मजाक के लिए बता रहे हैं कि पार्वती को कौन गुंडा उठा ले गए, तो ये पार्वती को कौन लेके चले गए, गुंडा। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, पार्वती को गुंडा उठा ले गए, तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे पार्वती आएगा वैसे पार्वती से क्या याद आ जाएगा, गुंडा, यानी गोंडा। ये कहाँ स्थित है, गोंडा में स्थित है। आगे आइए, अगला यहाँ देखिए, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा, तीसरे नंबर का है। 2020 में इसकी अनाउंस हुई, और अनाउंस कब हुई, ये 2020 का है। और इसके पहले 2 और राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जा चुके हैं और ये 7 जनवरी 2022 को इसकी अनाउंसमेंट हुई। इसमें यूपी का ध्यान रखिएगा, यूपी के द्वारा पहला यानी नंबर पे यूपी रहा है। सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे राजस्थान और नंबर 3 पे तमिलनाडु रहा है। तो नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे कौन, तमिलनाडु रहा, ये ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात किया जाए तो उत्तरी जोन इसमें रहा है, और सर्वश्रेष्ठ नगर निगम की बात किया जाए तो मुजफ्फरनगर इसमें क्या रहा है, यानी नंबर 1 पे रहा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो कौन, ये आपका, ये उत्तरी जोन आपका हो गया। अगर ग्राम पंचायत में उत्तरी जोन यानी यूपी में वाराणसी को इसमें 3rd स्थान दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यूपी की दृष्टि से पूछेगा, यूपी का कौन सा शहर इसमें 3rd दर्जा यानी प्राप्त किया, तो बनारस को इसमें 3rd पोजीशन दी गई है। अगला इम्पॉर्टेंट है कौन सी न्यूज, स्माइल योजना को लेकर के न्यूज रही है, तो इसको हम जान लेते हैं। स्माइल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया, और इसमें किनके, तो जो ट्रांसजेंडर हैं और भीख मांगने वाले हैं उनको वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए इसमें काम किया जाएगा। इसे शुरुआती स्तर पे 10 शहरों में शामिल किया गया। अब 10 शहरों में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लखनऊ भी शामिल है। तो इसको मानचित्र से आप याद रखिएगा। मान लो ये आपका मानचित्र, ये दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद ये यूपी हो गया, यूपी के बाद आपका पटना हो गया, तो 3 तो यही हो गए। यूपी का लखनऊ, यूपी का कौन इसमें शामिल है, तो यूपी का लखनऊ शामिल है। उसके दिल्ली, कौन कौन इसमें, दिल्ली हो गया, चल क्यों नहीं रहा, तो इसमें दिल्ली हो गया, यूपी का लखनऊ हो गया, बिहार का पटना हो गया, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर हो गया, और इधर महाराष्ट्र के 2 शहर यहाँ शामिल हैं। एक का नाम मुंबई, दूसरे का नागपुर है। गुजरात का यहाँ का अहमदाबाद इसमें शामिल है, और उसके बाद फिर 3 हैं साउथ के, तेलंगाना का हैदराबाद, कर्नाटक का बेंगलुरु, उसके बाद चेन्नई तमिलनाडु का। तो 10 सिटी ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसमें बाकी चीज़ें बताई चुकी, जो भिक्षावृत्ति में लोग लगे हैं उनका रिहैबिलिटेशन अर्थात पुनर्वास पर बल दिया जाएगा। इसके बाद आगे आइए, हाँ, इंडिया
स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज़ की गई और इसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही उसको देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। इसको रट लीजिए, हो सकता है यही डेटा ही पूछ लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, कितना फॉरेस्ट एरिया है रिकॉर्डेड, तो ये 14,817.89 वर्ग किलोमीटर इसमें है, जो टोटल एरिया का 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल कितना है 6.15% है, 6.15% है। आगे देखिए, यूपी में जो वृक्षावरण है, वृक्षावरण का मतलब ट्री कवर, ये कम है। ट्री कवर आप शामिल कर लीजिए 3.08%, यानी ये 7421 ये भी याद रखिए, 7421 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर है। और ट्री कवर इसमें शामिल कर दीजिए तो टोटल जो आ जाएगा यानी 6.15% ये, और ये कौन हो गया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वाला हो गया। और उसके बाद ट्री कवर आप इसमें शामिल कर दीजिए तो 3.08, इनको प्लस कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 8 3 11 1 1, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 5 13, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 6, ये 9.23%। 9.23% जो आया है ये क्या है, ये ट्री कवर व फॉरेस्ट कवर दोनों को शामिल किया गया। तो अगर फॉरेस्ट कवर पूछा जाए तो 6.15%, और संख्या में पूछा जाए वॉल्यूम में 14,817.89, 14,817.89। अगर ये पूछा जाए तो 14 से 74, ये ऐसे कोड ध्यान रखिए, 74 वर्ग किलोमीटर है, और ये 3.08% है। और दोनों को टोटल मत ये संख्या याद रखिए, 9.23% टोटल आएगा। तो उसको ऐसे ध्यान रखिए कि इन दोनों को ऐड करने से आपका टोटल ये निकल आएगा। तो टोटल अगर इनको ऐड किया गया तो अब ये अलग अलग याद रखो, दोनों को ऐड कर लोगे तो टोटल ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमको क्या करना, 14,817.89 याद रखना। फिर आपका कितना याद रखना कि अगला 7421 यानी इसका लगभग आधा है, 7421 वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया यूपी का। अब बात आते हैं कि इसमें सर्वाधिक जो फॉरेस्ट कवर है वो उसमें कौन कौन ज़िले हैं। ये 3 ज़िले, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, इन 3 जिलों को रट जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट 2-3 बार बोलिए। सोनभद्र मानचित्र में भरिए, यूपी का ऐसे मानचित्र बनाइए और इसमें भरिए सोनभद्र। कहाँ है सोनभद्र, ये सोनभद्र। चित्रकूट, ये चित्रकूट हो गया। चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और आपकी कौन हो गए, चंदौली। इन 3 जिलों को मानचित्र में भर लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, 3 को क्या हो गए, इसमें न्यूनतम में आइए तो न्यूनतम में भदोही है, और फिर भदोही में कौन है, मैनपुरी है, और फिर कौन है, देवरिया। 3 जिले आपके इसमें हैं। अब इसको ऐसे भद्दा, मैन माने आदमी, भद्दा आदमी देवता नहीं होता, देवता नहीं होता तो क्या होता है, अब उसको भद्दा आदमी देवता नहीं होता, ये ट्रिक याद रखिए। तो आपका भद्दा से भदरिया यानी कौन हो गया, भदोही। भद्दा से भदोही, मैन से मैनपुरी, और देवता नहीं होता से देवरिया। ये ट्रिक से भी याद रखिए। तो क्या जंगल में रहता है, आप ऐसे कोड यानी भद्दा आदमी देवता नहीं होता। तो ये आपका ध्यान रहेगा, भूलोगे नहीं। तो मैक्सिमम वाले पूछे तो सोनभद्र, और सोनभद्र के बाद चित्रकूट, उसके बाद सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, इनमें ध्यान रखिएगा। सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर चित्रकूट, 3 ये हाईएस्ट वाले ज़िले हैं। और न्यूनतम वाले ज़िले पूछ लिया जाए तो न्यूनतम वाले ज़िले कौन, भदोही। उसके बाद फिर आपका कौन, भद्दा आदमी, वो मैन माने आदमी, तो भदोही, मैनपुरी, फिर देवरिया। और ट्रिक क्या बताएं, भद्दा आदमी, भद्दा मैन देवता नहीं होता, भद्दा मैन देवता नहीं होता। तो इससे आपके ये 3 जिले याद रहेंगे।
अब आ गया ये कुछ सुपर कंप्यूटर की लिस्टिंग जारी की गई थी, उसमें कुछ यूपी के भी सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। तो केवल यूपी वाले देख लीजिए। तो ये IIT BHU बनारस विश्वविद्यालय का जो IIT है उसके द्वारा परम शिवाय को विकसित किया गया। कैसे याद रखोगे? शिव का वास जो है बनारस में है, तो शिवाय माने शिव जी। तो ये IIT BHU के द्वारा परम शिवाय को विकसित किया गया, तो इससे आपको याद रहेगा। और ये आपका IIT कानपुर के द्वारा सुपर कंप्यूटर परम संगणक को विकसित किया गया है। तो परम संगणक पूछे तो ये कौन विकसित किया है? IIT कानपुर। इसके बाद आइए अगला इसमें देखते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 जो जारी की गई, ये 9वां संस्करण है। और इसको किसने जारी किया है? ये यहाँ लिखा हुआ, यानी वीबॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट एंड इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे के द्वारा इसमें जारी किया गया। इसमें रोजगार नियोक्तता पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। और इसमें जो नियोक्तता जो 2021 और 22 में रही, 21 में 45.9%, वहीं 2022 में 46.2% रही है। 2021 में 45.9% और 22 में 46.2% रही है। हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी की बात किया जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे, नंबर 2 यूपी, इसलिए ये हमने इसको लिया है। आपको लगेगा कि यूपी रोजगार के मामले में रोजगार उत्पन्न करने में कहाँ नंबर 2 पे होगा? जी हाँ, आप ऐसे में क्वेश्चन गलत कर देंगे। नंबर 2 पे यूपी है, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे यूपी है, नंबर 3 पे केरल है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक, बाकी ये हैं। तो आप इसमें आप ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे यूपी है। अगला, शहरों में अगर टॉप 5 शहर की बात किया जाए तो यहाँ पर भी लखनऊ शामिल है दूसरे नंबर पे। ओवरऑल में भी महाराष्ट्र की बात दूसरी रैंक किसकी है? यूपी की है। और यूपी की बात तीसरे नंबर पे कौन है? केरल। देखो केरल 3 नंबर पे पहुँच गया। और उसके बाद वेस्ट बंगाल, यानी दोनों ये साम्यवादी सरकारों से आप याद कर सकते हो। केरल के बाद फिर आपका कौन? वेस्ट बंगाल। और उसके बाद कर्नाटक। तो शुरू के आपके हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले पूछा जाए तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे केरल, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल और नंबर 5 पे कर्नाटक है। अगर शहरों में पूछा जाए तो नंबर 1 पे पुणे है। रोजगार के मामले में, एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में नंबर 1 पे पुणे है, नंबर 2 पे लखनऊ है, नंबर 3 पे त्रिवेंद्रम, केरल का त्रिवेंद्रम नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे कोलकाता है, नंबर 5 पे बेंगलुरु। ये टॉप 5 शहर जरूर याद रखिएगा। नंबर 1 पे इसमें भी नंबर 2 पे पुणे यानी लखनऊ है। शहरों में भी टॉप 5 शहर की बात किया जाए एम्प्लॉयबिलिटी, हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले, नंबर 1 पे पुणे, नंबर 2 पे लखनऊ, नंबर 3 पे त्रिवेंद्रम, तीसरे त्रिवेंद्रम, केरल का त्रिवेंद्रम, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल का कोलकाता और नंबर 5 पे कर्नाटक बेंगलुरु। कर्नाटक यानी इसमें देखो 5, तो 5 का रिलेशन यहाँ आपका बिल्कुल ध्यान रख सकते हो। नंबर 1 पे देखो महाराष्ट्र का पुणे, नंबर 2 पे लखनऊ का कौन? वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ, नंबर 2 पे केरल का त्रिवेंद्रम 3 पे है, और उसके बाद 4 पे पश्चिम बंगाल का कोलकाता और 5 पे कर्नाटक। इसी से आप नीचे लगाते चले जाइए तो नीचे के 5 शहर भी आपके याद हो जाएंगे। अगला, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया गया और ये 25 मार्च 2022 को ये जारी किया गया। नीति आयोग व इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। 4 इसमें स्तंभ हैं। ये सब अब क्वेश्चन अब नए इससे पूछे जा रहे हैं। इनमें कौन कौन है? सबसे ज़्यादा इसमें महत्व व्यापार पारतंत्र को 40%, बाकी सब 30 यानी 3 को 30% वो 20% दिया गया, 60% में आ जाएगा। नीति 20%, निर्यात पारतंत्र 20%, निर्यात प्रदर्शन 20% और सबसे ज़्यादा इसमें जो निर्यात यानी एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है उसको 40% का हिस्सेदारी दी गई है। 4 कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया। नंबर 1 समूह ए में तटीय राज्य हैं, समूह बी में लैंडलॉक, और लैंडलॉक कंट्री में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नंबर 1 पे हरियाणा को रखा गया और नंबर 2 पे अपना यूपी रखा गया है। उसके बाद समूह सी में कौन? हिमालयी राज्य आ जाते हैं और समूह डी में यूटीज को शामिल किया गया है। तो ओवरऑल इसमें टॉप गुजरात किया है और उसके बाद वो नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक, नंबर 4 पे तमिलनाडु, ये टॉप वाले में रहे हैं। ओवरऑल में अगर यूपी का देखा जाए तो 6ठे नंबर पे रहा है।
लेकिन लैंडलॉर्ड में दूसरे नंबर पे रहा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 4 कैटेगरी हैं। नंबर 1 हमने कहा 4 कैटेगरी में तटीय राज्य को नंबर 1 कैटेगरी में शामिल किया गया। नंबर 2 में लैंडलॉर्ड यानी स्थलबद्ध राज्यों को शामिल किया गया। नंबर 3 में हिमालयी राज्य को शामिल किया गया। नंबर 4 पे यूटीज को शामिल किया गया। फिर सभी राज्यों को एक में मिला करके रैंक प्रदान की गई। जब मर्ज करके रैंक प्रदान की गई तो नंबर 1 पे गुजरात रहा है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र रहा है, नंबर 3 पे कर्नाटक रहा है और नंबर 4 पे तमिलनाडु रहा है। तो अगर मानचित्र बना करके और ये मानचित्र बना लीजिए और नीचे आपका बिल्कुल याद, नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक, नंबर 4 पे तमिलनाडु, ये नीचे उतरते चले जाइए तो याद हो जाएगा। लेकिन इसी लिस्टिंग में यूपी का कौन छठे, यूपी इस लिस्टिंग में छठे नंबर पे रहा। यहाँ हमने लिख भी दिया है। तो यही क्वेश्चन सब आपको देखिए एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद आइए सबसे नीचे लक्षद्वीप अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे नीचे रैंक जो प्रदान की गई ओवरऑल में लक्षद्वीप हुआ, अरुणाचल प्रदेश इसमें सबसे नीचे पायदान पर रहे हैं। तो यूपी का भी हमने इसमें देख लिया। अगला तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया। इसी को थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता। और इसको मान के चलना इस बार पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। नीति आयोग के द्वारा और मौसमी का मतलब हुआ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और संयुक्त राष्ट्र भारत, इन 3 के द्वारा मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। नीति आयोग, मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन व संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इंडिया वाला शाखा है वो, और इसमें अगला ये बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इन सब संकेतक को हल्के मत लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा एडिशन कौन सा संकेतक यहाँ से डाल करके अब बनाया जा रहा, पैटर्न बदल चुका है दोस्तों। तो इसका भी आप लोग अब नए पैटर्न पे तैयारी भी करिए। 115 संकेतक इंडिकेटर्स हैं। कितने इंडिकेटर्स हैं? 115। 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आधार बनाया गया और उसके 17 उपलक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया। संकेतक पूछे तो 115 संकेतक इसमें शामिल हैं। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्यों को आधार बनाया गया? 16 को बनाया गया। 70 इसमें क्या है? उपलक्ष्य सब टारगेट को शामिल किया गया है। 4 कैटेगरी में राज्यों को आइडेंटिफाई किया गया। एक एस्पायरेंट और दूसरा परफॉर्मर, तीसरा फ्रंट रनर, चौथा अचीवर। 4 कैटेगरी हैं, एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। अगर किसी का इंडेक्स सूचकांक 100 का बेस बनाया गया, 0 से 49 है तो एस्पायरेंट में आ जाएगा, 50 से 64 है तो इस परफॉर्मर में आ जाएगा, फ्रंट रनर 65 से 99 है तो फ्रंट रनर में शामिल है, अगर 100 है तो अचीवर माना जाएगा। यूपी की पोजीशन देखिए, यूपी इस सेकंड वाले में है, यहाँ ये इसको देखिए। परफॉर्मर यूपी का यानी ओवरऑल यूपी को 22 का मतलब 22वां स्थान दिया गया और इसमें यूपी का जो इसमें यानी रहा है 60 और 60 इसी के बीच आएगा कि नहीं, 50 से 64 के बीच। तो यूपी परफॉर्मर में है, गलती मत करिएगा, यूपी परफॉर्मर में शामिल है। और यूपी के साथ इन 3 राज्यों को याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और राजस्थान, इनको भी परफॉर्मर का दर्जा दिया गया है। परफॉर्मर में यूपी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय व राजस्थान भी शामिल हैं। बाकी अन्य आपके इसमें काम के जो करंट आपका डिस्कस किया जा चुका 4 वीडियो, उसमें पूरा डिस्कस किए थे। अगला है भारतीय स्मार्ट सिटी रिपोर्ट 2020। भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया और एक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी इसी को महुआ के शॉर्टकट के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा दिया जाता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंबर पे यूपी है। नंबर 1 पे कौन है? यूपी। पहला पुरस्कार यूपी को, दूसरा एमपी को, तीसरा तमिलनाडु को प्रदान किया गया। सिटी अवार्ड के रूप में शहर इंदौर व सूरत रहे हैं। यूटीज में चंडीगढ़ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर स्मार्ट सिटी लीडरशिप की बात किया जाए तो ये फिर इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ बनारस को भी इसमें रैंक प्रदान की गई है। आगे आइए, अगला वाला देखिए, कचरा मुक्त
शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत रेटिंग प्रदान किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 20 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 20 नवंबर 2021 को शुरू किया गया। 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की घोषणा की गई। अब 5 स्टार रेटिंग के कितने? टोटल 9 शहर हैं। 5 रेटिंग जो प्रदान किया गया, टोटल 9 शहरों को 5 रेटिंग प्रदान किया गया। अब अगर आपसे कहा जाए कॉमन सेंस लगाओ, 5 स्टार वाले कौन कौन से इसमें शहर होंगे, कौन शहर होंगे जिनको 5 रेटिंग प्रदान की गई? तो सबसे जो लगातार 5वीं बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी घोषित हुआ वो इंदौर। तो यहाँ पर भी इंदौर है, इंदौर के बाद सूरत है, तो ये आपका, उसके बाद मैसूर। तो ये 3 तो, क्योंकि यही आप देखोगे आगे पीछे सब इसमें सबसे पहला ही बार जो जारी किया गया था तब मैसूर नंबर 1 पे था, उसके बाद सूरत हुआ, सूरत के बाद अब लगातार इंदौर नंबर 1 पे बना हुआ है। क्लीनेस्ट विश्व यानी भारत का सबसे क्लीनेस्ट, सबसे स्वच्छ शहर की लिस्टिंग में। तो 3 तो ऐसे याद हो गए, मैसूर, सबसे पहले इंदौर, सूरत, मैसूर, 3 तो ये याद कर लो, इंदौर, सूरत, मैसूर, 3 ये याद होने के बाद अब दिल्ली, दिल्ली भी इसमें शामिल है, दिल्ली, मुंबई का नवी मुंबई यानी मुंबई का नवी मुंबई इसमें शामिल है। उसके बाद अंबिकापुर, अंबिकापुर आप बताइएगा कहाँ है, क्या छत्तीसगढ़ में है? तो अंबिकापुर इसमें शामिल है। और अंबिकापुर के बाद आइए विजयवाड़ा, तो इसमें विजयवाड़ा शामिल है। और गुजरात का इसमें पाटन शामिल है, गुजरात का पाटन। इसमें कौन शामिल है? सूरत और पाटन, 2 इसमें कहाँ के शामिल? गुजरात के शामिल हैं। तो अब इसमें अगर ये 9 शहरों याद रखना हो तो एक मानचित्र आप अच्छे से बना लीजिए। यहाँ मध्य प्रदेश का इंदौर हो गया, यहाँ गुजरात का सूरत हो गया, यहीं गुजरात का पाटन हो गया, उसके बाद यहाँ मैसूर हो ही गया। मैसूर कहाँ का? मैसूर कर्नाटक का, ये मैसूर हो गया। तो 4 तो ये याद कर लो, इंदौर, गुजरात का पाटन और गुजरात का ही सूरत। उसके बाद फिर यहाँ आइए, कर्नाटक का मैसूर, कर्नाटक का मैसूर शामिल है, फिर नई दिल्ली शामिल है। तो ये कितने? 5 हो गए। अब 4 कौन बचे हैं उनको ध्यान रखना। और इसके बाद ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का शामिल है। उसके बाद यहाँ मुंबई, नवी मुंबई शामिल है। कौन? नवी मुंबई शामिल है। तो कितने हो गए थे ये, काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद बचे हैं केवल यानी 2, एक शामिल है नोएडा उत्तर प्रदेश का, इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें नोएडा को भी शामिल किया गया। इसके बाद फिर आपका यानी विजयवाड़ा इसमें शामिल है। तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा इसमें शामिल किया गया। अब 9 को अगर हम भरें मानचित्र में तो 2 गुजरात के 2 बना लो। कौन कौन 2 हो गया? एक हो गया सूरत और दूसरा हो गया पाटन। यहाँ मध्य प्रदेश का इंदौर, कर्नाटक का मैसूर, 4 हो गए। यहाँ मुंबई का 5वां नवी मुंबई हो गया। 6ठा आपका दिल्ली नई दिल्ली हो गया। 7वां ये छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर हो गया। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा हो गया और यूपी का नोएडा। तो ये 9 हमने आपकी देखो ये बना दिए, आप काउंट कर लीजिए, 3 6 और 3 9। ऐसे मानचित्र में याद रखो, हमेशा फिट रहेगा, कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन्हीं को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला, कुल 143 शहरों को इसमें 3 स्टार प्रदान किया गया। अब 143 ना पूछेगा ना याद रखना है। गंगा एक्सप्रेसवे ये 18 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 18 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ से किया गया? शाहजहांपुर से किया गया, यूपी के। लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी एग्जैक्ट लंबाई पूछे तो ये याद रखिएगा 593 यानी 947 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से इसका ये होके गुजरेगा? तो मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होगा और प्रयागराज के जुडापुर दांडू तक ये कनेक्ट किया जाएगा। और नेशनल हाईवे इससे 334 गुजरता है। यूपीडा के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। 12 जिलों से गुजर रहा है और इससे शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। 36,200 करोड़ लागत इसमें आएगी और इसमें 12 जिला इसमें शामिल किए गए हैं। 12 जिला कैसे याद रहेंगे? तो हमने यहाँ ट्रिक आपको बना दिया है। तो ये 12 जिले ट्रिक से याद कर लीजिएगा। कौन? माह आशा बेबस।
तो ऐसे याद रखिए माह आशा बेबस, 2-3 बार बोलोगे माह आशा बेबस। तो यानी मे से मेरठ हो गया, हा से हापुड़ हो गया, आ से अमरोहा हो गया, सा से शाहजहाँपुर हो गया। उसके बाद आइए बे से कौन हो गया, यानी बे से बुलंदशहर हो गया। अगला बा से बदायूं हो गया और सा से संभल हो गया। उसके बाद फिर यानी माह आशा बेबस हरो, माह आशा बेबस हरो, हरो हरो, ये हरो हरो माने हरना, हरो ये। तो हा से हरदोई हो गया, ऊ से हर से हरदोई हो गया, ऊ से उन्नाव हो गया, ऊ से उन्नाव हो गया, उन्नाव हो गया। और रा से यहाँ रायबरेली हो गया, हा से हरदोई, रा से रायबरेली, ऊ से उन्नाव हो गया। तो टोटल ये कितने हो गए होंगे, गिन लीजिए। 2, 2 4, 3 7 और 7 और ये कितना हो गया 7 और 3 10, 10 ये हो गए। और टोटल कितने जिलों से होके 12 जिलों से गुजर रहा। 2 और बचेंगे, अभी बाद में बता देंगे। तो माह आशा बेबस हरो, माह आशा एक बार हम लिख के बता देते तो और याद हो जाएगा। माह कहाँ ये, देखो हमने क्या बताया, इसकी ट्रिक क्या है। माह आशा बेबस हरो, 12 जिले यहाँ से याद हो जाएंगे। माँ से मेरठ, हा से कौन हापुड़, आ से अमरोहा, शा से संभल, ये शाहजहाँपुर, ये शाह का मतलब शाहजहाँपुर, ये शाह है शाहजहाँपुर। बे तो बे से बुलंदशहर, बे से बदायूं, ये शा से संभलपुर है, आ से हरदोई, रा से रायबरेली, ऊ से उन्नाव। तो माह आशा हरो यानी मेरठ, हापुड़, उसके बाद अमरोहा, शाहजहाँपुर, उसके बाद बदायूं, बदायूं और बदायूं के बाद कौन बरेली, बरेली बदायूं। और उसके बाद फिर आइए ये वाला कहाँ गया, शाह से संभल, और उसके बाद फिर आपका हरदोई, फिर आपका रा से रायबरेली, उसके बाद फिर उन्नाव। इतने इसमें शामिल हैं। याद हो गया, 12 ये याद हो गए, 12 ये याद हो गए। तो आपके कौन बचे हैं दोस्तों। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी शायद हमने रायबरेली बोल दिया, यहाँ बा से बुलंदशहर है, यहाँ बरेली नहीं, बा से बुलंदशहर, ध्यान रखिए बरेली नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। 2 जो बचे हैं उनको याद रख लीजिए, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, पापा वाले, यानी प्रतापगढ़ और प्रयागराज पापा, ये इससे याद रख लीजिए। तो आप ऐसे बोलो, माह आशा हरो पापा, माह आशा हरो पापा। 2-3 बार रिकॉर्डिंग बोलोगे, यानी 12 के 12 जिला पूरे याद हो जाएंगे। मेरठ, हापुड़, अमरोहा, शाहजहाँपुर, माह आशा बेबस, माह आशा बेबस हरो, बेबस एक शब्द छूट गया। तो कौन, मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, उसके बाद अमरोहा हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, हा से हरदोई हो गया, रा से रायबरेली, ऊ से उन्नाव हो गया, और बे से, यानी यहाँ ध्यान रखिए एक बुलंदशहर है, एक बदायूं है, फिर शाह से संभल हो गया, प्रतापगढ़, और पा से प्रयागराज। ये टोटल 12 जिलों से होके गुजरेगा। क्योंकि तुरंत तो ये सब याद कर लेंगे, बाद को आप कंफ्यूज हो गए और वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे फैक्ट वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद आइए पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसका 16 नवंबर 2021 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। करवल खीरी सुल्तानपुर से इसका उद्घाटन हुआ। आधारशिला 2018 में मोदी जी ने इसे आजमगढ़ में रखा था। कुल लंबाई इसकी 340.824 किलोमीटर है। तो ये लंबाई ध्यान रखिएगा, 340.824 किलोमीटर लंबाई, और देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल ये हाईवे बन गया है। और उसके बाद इससे नेशनल हाईवे 731 गुजरता है, जो चंदसराय से शुरू होता लखनऊ से, और गाजीपुर के हैडरिया गांव में जाकर के समाप्त होता है। 9 जिलों से होके ये गुजरता है। 9 जिले कौन है, मानचित्र में बना हुआ। सबसे पहले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ये 9 मानचित्र से बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और ये कहाँ एयर स्ट्रिप बनाई गई है, तो एयर स्ट्रिप सुल्तानपुर में बनाई गई। 3.2 किलोमीटर
कि कुरेभार गांव पूछे तो कुरेभार गांव सुल्तानपुर में एयर स्ट्रिप बनाया गया है। आगे आइए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किए गए, ये छठा संस्करण था। इसमें पहली बार प्रेरक दौर को शामिल किया गया, 43 शहर शामिल हैं, 91 गंगानगर को शामिल किया गया और इसको जारी किया जाता मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें रैंकिंग जो प्रदान की गई, इंदौर नंबर 1 पे है, सूरत नंबर 2 पे है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा नंबर 3 पे है, नवी मुंबई 4 पे, पुणे 5 पे इसमें प्रदान किया गया। अब इम्पॉर्टेंट है यूपी का इसमें ओवरऑल छठा रैंक रहा है। कितना? छठा। 10 लाख से ऊपर वाली आबादी में बात किया जाए तो इसमें यूपी के 2 शहर शामिल है, 12-18। 12 पे है लखनऊ, 18 पे गाजियाबाद। 12 पे लखनऊ, 18 पे गाजियाबाद। 2-3 बार बोलोगे। टॉप 20 में यूपी के 2 शहर शामिल हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। नंबर 12 पे लखनऊ, 18 पे गाजियाबाद। 12 पे लखनऊ, 18 पे कौन? गाजियाबाद। तो 12 पे लखनऊ और 18 पे गाजियाबाद इसमें शामिल है। 12 पे लखनऊ, 18 पे गाजियाबाद। 10 लाख से ऊपर वाले अन्य शहरों में बात किया जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो अभी आरओ हुआ। तो 12 पे लखनऊ, 18 पे गाजियाबाद, 21 पे कानपुर, आगरा 24 पे, प्रयागराज 26 पे, मेरठ 27 पे, तो उसके बाद वाराणसी 30 पे। तो ये वाला भी, तो पहले 12 और 18 वाला याद करो। 20 वाले टॉप 20 में कितने हैं? तो 12 पे कौन था? तो 12 पे लखनऊ, 18 पे गाजियाबाद। 12 पे लखनऊ, 18 पे गाजियाबाद। ये 2 अगर याद हो गए, अब इस पे आ जाओ, टॉप 50 वाले में याद कर लो। तो 21 पे कानपुर, 21 पे कितने? कानपुर। 21 पे कौन है? कानपुर। कान से ऐसे याद रखो, यानी एक आदमी के कितने कान होते हैं? तो कान कितने होते हैं? तो एक आदमी के कितने कान होते हैं? तो 21 कानपुर से। कान जैसे आएगा, एक आदमी है 2 कान होते, तो एक पहले लिखो, तो ये इसमें लिखो। तो कानपुर 21 हो गया। आगरा 24, आगरा की कितनी? 24। प्रयागराज का 26, प्रयागराज का 26, मेरठ का 27। तो आगरा और उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद मेरठ। तो ये 24, 26, ये 2 को एक साथ याद करो, प्रयागराज और मेरठ। 26, 27, प्रयागराज, मेरठ। तो प्रयागराज का 26 है, मेरठ का 27 है, और उसके बाद फिर आपका ये 2 एक साथ याद करो, आगरा और वाराणसी। आगरा और वाराणसी 24 और आपका इधर 30। आगरा 24 पे है, वाराणसी, बनारस वाराणसी 30 पे है। तो ये 2 एक साथ याद रख लो। तो हमने क्या कहा? 12, 18। 12 पे लखनऊ, 18 पे गाजियाबाद। फिर हमने कहा कानपुर। कानपुर के इसमें कौन सी रैंक प्रदान की गई? 21। एक आदमी के 2 कान। कानपुर याद हो गया। कानपुर के बाद फिर हमने कहा याद रखो आप 26, 27। 26 पे है कौन? प्रयागराज। प्रयागराज में पहले डुबकी लगाइए, फिर मेरठ से बल्लेबाजी कीजिए। तो ये आपका मेरठ, यानी बल्ला वल्ला वहाँ सबसे ज़्यादा बैट्स मिलता है, खेल के समान। डुबकी लगा के फिर खेल खेलिए। तो ऐसे कोडिंग बना के अपने आप भी सेट कर सकते हो, जिससे आपके एग्जाम में याद रहे। तो यानी प्रयागराज 26 और इसके बाद 27 कौन हो गया? आपका मेरठ हो गया। फिर बचे 26, 30। हमने कहा 26 और 30, तो इधर 26 और 30 को एक साथ याद रखो। तो इधर पश्चिम से ये शुरू करो। 26 पे कौन था? सॉरी 24 और 30 को 6 का गैप यहाँ भी है। 24 और 30 को एक साथ याद रखिए। 24 पे आगरा है और 30 पे बनारस। तो ये पूरे अब याद हो गए होंगे। लेकिन गंगा के किनारे नगरों की लिस्टिंग अगर पूछा जाए तो इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है? वाराणसी। नंबर 1 पे वाराणसी रहा। जो प्रेरक दौड़ सम्मान दिया गया, इसमें नंबर 1 पे तिरुपति, नंबर 2 पे सूरत, नंबर 3 पे इंदौर। यहाँ पर सूरत नहीं और सूरत इंदौर नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रेरक दौड़ सम्मान में तिरुपति नंबर 1 पे है, यहाँ पर गलती हो सकती है। यानी जो नंबर 1 पे तिरुपति, नंबर 2 पे सूरत, नंबर 3 पे इंदौर। यानी इंदौर, सूरत, तिरुपति। जो इंदौर शुरू में था 30 नंबर पर पहुंच गया। नंबर 4 पे नई दिल्ली है, नंबर 5 पे मुंबई। इतने को प्लेटिनम का दर्जा दिया गया, तो इसलिए प्लेटिनम पूछेगा। प्लेटिनम का दर्जा, प्रेरक दौड़ सम्मान में प्लेटिनम का दर्जा किनको दिया गया? तो तिरुपति। रट लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेगा। अभी ये है भी कठिन, कई बार इसको रिपीट करोगे तब याद हो जाएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन यही एग्जाम में आएगा। तो आपके पास कोई चारा नहीं, आपको समझ में आए तो ना समझ में आए, रटना तभी एग्जाम में सही कर पाओगे। तिरुपति, सूरत,
तिरुपति, सूरत, उसके बाद इंदौर, फिर नई दिल्ली, फिर मुंबई। ये कितने हो गए? 5। इनको प्रेरक का सम्मान दिया गया है। आगे आइए, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत में जो गरीब हैं वो 25.01% है। नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी है और इसके अलावा ओपी व यूएनडीपी की मदद से जारी किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 2015-16 में हुआ था उसको आधार बनाया गया। 12 संकेतक हैं जिसमें 10 ग्लोबल वाले हैं और 2 नए शामिल किए गए। प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता, ये 2 नए इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें यूपी का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपी तीसरे नंबर पे है। बाकी आप लोग देख लीजिए, बिहार नंबर 1 पे, झारखंड बिहार से अलग हुआ, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे यूपी है और यूपी में कितने 37.79 ये % लोग गरीब हैं। इस रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा। तो यूपी में अगर ग्रामीण स्तर पे बात किया जाए 44.32% है। शहरी स्तर पे बात किया जाए तो 44.32% ग्रामीण और शहर में 18.07% इसमें कहाँ हैं, यानी शहरी क्षेत्र में लोग गरीब हैं। और उसके बाद अगर स्कोर की बात किया जाए तो 0.18 यूपी के रहा। जिलों में शामिल किया जाए तो सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में गरीबी है, फिर बहराइच में है, फिर बलरामपुर, फिर खीरी, ये जिले हैं। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, खीरी। सबसे कम वाले में बात किया जाए लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये सबसे कम वाले जिले हैं। अगला केन बेतवा लिंक परियोजना 18 दिसंबर, एक डेट याद रखिएगा, 18 दिसंबर 2021 को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसमें केन का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। यमुना की सहायक नदी है। यानी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी का गठन आईजे स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में किया गया। इसमें प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई में आएगी। 62 लाख आबादी को पेयजल मिलेगा। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर बनेगा। 27 मेगावाट सोलर पावर का जनरेशन होगा। इसमें यूपी के कितने, तो यूपी में महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर को शामिल किया गया है। जबकि इसमें मध्य प्रदेश के तो महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर यूपी के हैं। मध्य प्रदेश के जिले कौन है? पन्ना है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, सागर है, दमोह है, दतिया है, विदिशा है, शिवपुरी है, रायसेन को शामिल किया गया है। बाकी ये नदियाँ हैं और टोटल इसकी 427 किलोमीटर केन की लंबाई है, यानी इसमें। और उसके बाद रायसेन ये है, तो ये आप इसमें देख लीजिएगा। अगला 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी के द्वारा जल संकट समाधान के लिए महोबा में कई बांध परियोजनाएं या अन्य परियोजनाओं की घोषणा की गई। इनमें अर्जुन सहायक, भावोनी बांध, रतौली बियर परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें शामिल हैं। इससे महोबा, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर में 65 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत आएगी और यहाँ पर पेयजल की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। अगला झांसी में ही 19 नवंबर 2021 को ही मोदी जी के द्वारा एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया, जो 600 मेगावाट का है। 3000 से ज़्यादा करोड़ की लागत से बनेगा और यहीं पर अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया गया, जो राम सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया। इसके अलावा यूपी में चुनाव हुए तो कब 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच हुए। 7 फेजेज में हुए। 403 सीटें हैं। 84 सीटें एससी के लिए, 2 सीटें एसटी के लिए यूपी में रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा अंतर से जीत दर्ज की साहिबाबाद सीट से सुनील कुमार शर्मा ने, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट नेशनल स्तर का रिकॉर्ड है। सबसे युवा विधायक हरचंदपुर रायबरेली से चुने गए राहुल, और सैदपुर गाजीपुर से कौन चुने गए? अंकित भाटी, दोनों समाजवादी पार्टी से। सबसे बुजुर्ग विधायक निजामाबाद सीट से कौन बने हैं? आलम बदी बने 86 वर्ष में। और पीएम योगी के द्वारा जो शपथ ली गई 25 मार्च 2022 को ली गई। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ली गई है। अगला बीना पन की ये मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका उद्घाटन 28 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। बीपीसीएल के द्वारा ये निर्मित किया गया। ये अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 356, हमने याद रखा, आपको पीछे भी बताए थे, राष्ट्रपति शासन से याद रखिएगा। 356
इसकी टोटल किलोमीटर लंबाई है, जिनमें 283 यूपी में और 73 किलोमीटर एमपी में है। यूपी में कितनी लंबाई है? 283, और एमपी में कितनी लंबाई है? 73 किलोमीटर है। क्षमता इसकी 3.45 एमटी है। और उसके बाद कुल लागत 1524 करोड़ आएगी, और लागत का बंटवारा इस प्रकार होगा, यानी 1227 करोड़ यूपी और 297 करोड़ एमपी के द्वारा दिया जाएगा। यूपी के 5 जिलों से होकर के ये गुजरेगी। कितने? यूपी के 5 जिलों से होकर के, यूपी के 5 जिले कौन कौन से हैं ये आप इसमें देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यूपी के 5 जिले ललितपुर है, झांसी है, जालौन। तो 3 तो ये साउथ वाले हैं यूपी के, जो बुंदेलखंड वाले हैं, तो उनमें कौन है? ललितपुर है, झांसी है, जालौन। ललितपुर, झांसी, जालौन, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। 5 जिले यूपी कौन कौन है? ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, कानपुर नगर, कानपुर देहात। मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं, एक सागर है, दूसरा टीकमगढ़, इसमें शामिल किया गया है। अब आते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं जो इसमें पूछे गए। जैसे उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये है पीलीभीत। पीलीभीत पूछा जाए कब? टाइगर रिजर्व 2014 में इसे स्थापित किया गया है। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत के अंतर्गत आता है। आगे आइए, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं यूपी की एग्जाम में, ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की अधिसूचना जारी की गई। ये कितने वर्षों के लिए? ये 5 वर्षों के लिए इसका, यानी ये नीतियाँ भी हम आपको करवा देंगे। ये 5 वर्षों के लिए जारी की गई है। आगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सर्वोत्तम गंगानगर कौन सा है? अभी हमने बताया कि ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। गंगानगर वाराणसी है, इसमें शीर्ष पे रहा है, देख लो अपना। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी किस देश की सहायता से बनाया जा रहा? इसको भी हमने डिस्कस किया। जापान के सहयोग से निर्मित किया जा रहा। निम्नलिखित में से, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो पहला बायोटेक पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ बन रहा है? ये नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन नहीं है? सूर सरोवर है, समसपुर मैनपुरी समसपुर है, और उसके बाद आपका सरसई है। इसमें सुरेंसर मानसर ये नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा वाला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर? तो ये हमने कहा अभी कि वाराणसी में स्थापित किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं, 2017 में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है? तो ये कुल संख्या 8 है। इसको आप बताइएगा कि कौन कौन सी वो 8 स्मार्ट सिटी हैं जो उत्तर प्रदेश में की हैं, उनके नाम आप बताइएगा। आगे आइए, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो आयुर्वेदिक शिलान्यास का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एक गोरखपुर में किया गया है। ये शायद छूट गया, हमने इसका पेज लिया था लेकिन शायद ये आपका छूट गया है। हाँ, तो ये जान लीजिए कहाँ? तो ये पीपरी गांव। कहाँ पर? पीपरी गांव। पीपरी गांव में इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। यहाँ आपका प्रधानमंत्री लिख देगा, वही हम गलत कर देंगे। रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, और ये 28 अगस्त 2021 को हुआ है। 52 एकड़ में फैला हुआ है, गोरखपुर में है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोरखपुर। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता। आपने नंबर 1 पे देखा था, यूपी था। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश के अंक स्कोर कितना है? बताया था कितना? 60। हमने कहा था यूपी के साथ 3 और याद रखिए। कौन? राजस्थान, और कौन? अरुणाचल प्रदेश, और एक आप लोग बताइएगा। 3 इसमें यूपी के साथ शामिल
थे, तो ये जिनको 60 मिला है, तो 60 स्कोर यूपी का है। और ये कितना यूपी यानी 54 से लेकर के, यानी 54 कितना था, 0 से 49 नंबर एक कैटेगरी में था। उसके बाद 50 से लेकर कितना, 50 से लेकर 64 तक, 50 से लेकर 64 तक इसी में यूपी आता है और यूपी पर फार्मर में आता है। इस बात का भी ध्यान आप लोग रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किन शहरों को कचरा मुक्त शहरों के प्रोटोकॉल में 5 सितारा रेटिंग से सम्मानित किया गया, यानी 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार प्रदान की गई। वाराणसी है क्या? नहीं, इसमें केवल नोएडा यूपी का शामिल था, तो पहले वाराणसी इसमें काट दीजिए। जयपुर था, अंबिकापुर था, पाटन था, तो ये आपके 2 3 4 2 3 1 मिनट, अच्छा जयपुर भी नहीं था, हाँ ये भी काटो, ना तो वाराणसी था, ना तो जयपुर था, अंबिकापुर था, पाटन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन पूछा है, 3 4 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से यानी जुड़वां मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो ये इसमें बताना है 4, बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा, दिल्ली गेट। क्या इसका आंसर होगा आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस परियोजना की कुल लंबाई 400 किलोमीटर, जी नहीं, हमने क्या बताया था, 356 किलोमीटर। राष्ट्रपति शासन से याद रखिएगा। देखो कितना घुस के आप क्वेश्चन पूछ रहा। हमने कहा कि इसमें कितनी, तो 283 किलोमीटर लंबाई कहाँ है? यूपी में है। और कितनी, और 73 किलोमीटर इसकी लंबाई कहाँ है? एमपी में है। यूपी के 5 जिले कौन कौन इसमें शामिल हैं? हमने कहा ललितपुर, झांसी, जालौन। ललितपुर, झांसी, जालौन, ये 3 और +2 कानपुर नगर, कानपुर, आगरा, 5 ये हो गए और 2 इसमें जिले मध्य प्रदेश के शामिल हैं। तो ये आपका सेकंड तो ये सही है कि इसमें कुल 7 जिले हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के 5 और मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल, लेकिन यहाँ 400 किलोमीटर ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। तो केवल क्या सही है? केवल 2 वाला। तो ये क्वेश्चन थे और ये यूपी का पहला वीडियो है। यूपी का जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है वो अगले वीडियो में आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट ज़रूर करिए, लाइक डिसलाइक जो भी समझ में आए लाइक डिसलाइक करिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अगर आपको कुछ और चाहते हैं वीडियो आए तो उसको भी आप कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो यूपी स्टैटिक वाला अगर आपको नीड होगी तो उसका भी यूपी के जो स्टैटिक करंट अफेयर्स वो जो जीके है, जीएस है, उसकी भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।